हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सभी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आप पढ़ रहे हैं बाल विकास की ये जो सीरीज़ शुरू की है, इस सीरीज़ के 60 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। मतलब इस सीरीज़ के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 20-20 क्वेश्चन लिए हैं। लगभग 60 क्वेश्चन जो हैं अपलोड हो चुके हैं। ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि आपको इस सीरीज़ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और इस सीरीज़ में लगभग मैं 300 वीडियो के आसपास अपलोड करूँगी। आपको इन 300 जो क्वेश्चन है, इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। तो बाल विकास के कोई भी वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है 61 नंबर, क्योंकि 60 पहले अपलोड हो चुके हैं तो 61 नंबर है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? BN झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने? किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहा है स्किनर ने। ध्यान रखिएगा, ये कहा है स्किनर ने। मैंने ज़्यादा परिभाषाएं नहीं ली हैं, क्योंकि परिभाषाएं कुछ लोग को याद करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है किसकी कौन सी हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं वो मैं अपनी सीरीज़ के अंदर लूँगी, क्योंकि ये परिभाषाएं आ सकती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख कर लीजिएगा चाहें तो। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है स्किनर ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर ने कहा है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान, यहाँ पर देखिएगा, इसका अर्थ क्या है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन? इसका क्या आंसर होगा? आधुनिक मनोविज्ञान का अगर आपने पढ़ा तो है ही बाल विकास मनोविज्ञान, तो आप उसका बता पाएंगे कि अब जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसके अंदर किस चीज़ पर बल दिया गया है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मन का तो नहीं है, मन का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर। तो आत्मा का तो बिल्कुल भी नहीं है, शरीर का भी नहीं है, तो ये है व्यवहार का अध्ययन। इसका सही आंसर होगा व्यवहार का अध्ययन, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान जो है, आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है, व्यवहार का अध्ययन करता है आधुनिक मनोविज्ञान। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में? हिंदी अक्षरों को, मतलब हिंदी का जो पूरी वर्णमाला है, उसके जो अक्षर हैं, उनको बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, 5 वर्ष में जो है वो कम्प्लीटली पहचानने लगता है। जबकि 4-3 वर्ष में भी वो पहचानने लगता है अक्षरों को, लेकिन 5 वर्ष में वो बिल्कुल कम्प्लीटली पहचानने लगता है, अगर उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो। हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष में पहचानने लगता है। ठीक है, 5 वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 64 नंबर है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? स्टर्न, बिने, टर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बुद्धि लब्धि जो IQ होता है, बुद्धि लब्धि, उसके मापन के जन्मदाता कौन है? स्टर्न, बिने, टर्मन या फिर कोई नहीं? तो इनमें से कौन है आंसर? इनमें से आंसर है टर्मन। ठीक है, तो आपने इसकी जो ट्रिक अगर पढ़ी होगी तो आपको टर्मन पता होगा कि बुद्धि के टर्मन है। टर्मन बुद्धि के जो है मापन के जन्मदाता हैं टर्मन। स्टर्न नहीं है, बिने भी नहीं है। बिने साइमन है जो बुद्धि के हैं, लेकिन जो बुद्धि लब्धि है, IQ है, उसके मापन के जो जन्मदाता हैं वो है टर्मन। ये सभी बुद्धि से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता की बात हो रही है, तो टर्मन ने की थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्सिया क्या है? यहाँ पर एलेक्सिया लिखा है, एलेकिया नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एलेक्सिया लिखा है। तो एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या फिर सुनने की अक्षमता? तो एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या फिर सुनने की अक्षमता है? देखिए, ये जो अक्षमताएँ होती हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, पिछले 69,000 में भी
पूछा गया है यहाँ पर से कि पढ़ने और लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं। और वो क्वेश्चन आई थिंक शायद विवादित भी रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं, जो अक्षमताएं होती हैं इनको ज़रूर ध्यान से याद करें आप। तो एलेक्सिया जो है, एलेक्सिया लिखा है यहाँ पर, ठीक है। एलेक्सिया जो है ये कौन सी है? पढ़ने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है या फिर सुनने की क्षमता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा पढ़ने की क्षमता है। जो एलेक्सिया है ये पढ़ने की क्षमता है। डिसलेक्सिया भी पढ़ने की क्षमता है, ठीक है। और एलेक्सिया भी पढ़ने की क्षमता है। जो पढ़ने की जो कौशल होता है, बच्चा उसको आंशिक रूप से या पूरी तरह से खो देता है एलेक्सिया में, ठीक है। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब मानव द्वारा लिखित जो चीज़ें होती हैं उनको पढ़ने में उसको दिक्कत होती है। लेकिन इसमें एलेक्सिया में क्या होता है, जो मानव द्वारा ही जो लिखित, मतलब हाथ से जो हैंड राइटिंग हम लोग लिखते हैं, उसको पढ़ने में जो पढ़ने का कौशल होता है उसको आंशिक रूप से या पूरी तरह से खो देता है एलेक्सिया में, ठीक है। तो एलेक्सिया किसकी है? पढ़ने की क्षमता है। आप ये ना सोचें डिसलेक्सिया है तो एलेक्सिया नहीं होगा। तो डिसलेक्सिया भी पढ़ने की क्षमता है और एलेक्सिया भी पढ़ने की क्षमता है, ध्यान रखिएगा। तो लिखने की क्षमता नहीं है क्योंकि वो डिस्ग्राफिया होता है, सीखने की क्षमता भी नहीं है, सुनने की क्षमता भी नहीं है। एलेक्सिया का आंसर होगा पढ़ने की क्षमता। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है। जिसके जन्मदाता कौन है शिक्षा मनोविज्ञान के? थॉर्नडाइक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो ये वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947 या 1920, 1940 या फिर 1900? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष क्या है? यहाँ पर डी आंसर होगा 1900। ये जो है 1900, ये है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ये जो पियाजे हैं इम्पोर्टेंट हैं, ये इनके जीन पियाजे के जितने भी सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आप उनको ज़रूर याद रखें क्योंकि एग्ज़ाम्स में जीन पियाजे का कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जीन पियाजे के जितने भी सिद्धांत हैं उनमें से क्वेश्चन ज़रूर होता है हर एग्ज़ाम्स में। जिसमें बाल विकास पेडागोजी है उसमें जीन पियाजे का कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए आप जीन पियाजे को बहुत अच्छे से, उनके सभी सिद्धांतों को, स्कीम है, स्कीमा है, संक्रियात्मक, संज्ञानात्मक, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करें। तो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक जो है उसकी अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, या 2 से 7, या 7 से 11, या फिर 11 से 15? कौन सी है जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पर ध्यान ना दें आप, तो आप आसानी से यहाँ पर देखें बस इतना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है? तो ये होती है 11 से 15, 11 से 15 होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चाहे तो इसको याद कर लें, ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको ऐसे ही याद कर लें आप कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बालक की हो रही है यहाँ पे बात। जड़ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मतलब जो बालक मंद बुद्धि होते हैं उनसे भी जो बेकार होते हैं बच्चे, मतलब जिनकी जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनमें भी कुछ बुद्धि होती है, मंद बुद्धि होती है उनकी। लेकिन जड़ बालक किसको कहते हैं? जिनमें बिल्कुल भी बुद्धि ना हो, उनकी बुद्धि लब्धि कितने से कम हो, जो जड़ बुद्धि वाले कहे जाएंगे। तो वो मंद बुद्धि से कम वाले सभी जड़ बुद्धि में लगभग आते हैं। मूर्ख में आते हैं, महामूर्ख में आते हैं, जड़ फिर आते हैं जड़। तो मतलब उस सभी को एक कैटेगरी बना दी गई है जड़ बुद्धि। तो वहाँ तक के जो है मंद बुद्धि से नीचे वाले सभी जड़ कैटेगरी में माने जाते हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, मूर्ख होते हैं, जड़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितने से कम होती है? मतलब कितने से कम होती, कितनी? 11 से 120 ये तो नहीं हो सकती, 81 से 110, 71 से 80 या 71 से कम। तो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है बताइए? यहाँ पर IQ जो होती है जड़ बालक की, जो जड़ बुद्धि वाले बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती? 71 से कम होती है। क्योंकि जो 71 से ऊपर की होती है, यानी 71 से 80 जो होती है मंद बुद्धि बालक होते हैं। लेकिन मंद बुद्धि बालक से भी जो जिनकी कम होती है वो होते हैं मूर्ख, फिर उससे जो है फिर आते हैं जड़ बुद्धि। तो यहाँ पर ऑप्शन को आपको देखना है
ना कि आपको बुद्धि लब्धि बतानी है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको जो सबसे कम दिख रही है या जो जड़ बुद्धि वाली है वो बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो सभी जो है इसकी हैं, मतलब सामान्य बच्चे की हैं, और तो यहाँ पर ये है मंद बुद्धि की, तो उससे कम जब आती है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, 71 से कम। ये वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 71 से कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट 69 नंबर है हमारा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 150, 280, 390 या फिर 460। कितना होगा इसका? बी आंसर सही होगा, 280 दिन, ठीक। बी आंसर सही होगा, 280 दिन। इसको जो है ध्यान रखिएगा, 280 दिन लगते हैं बालक को विकसित होने में गर्भ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु जन्म के समय जो शिशु होता है उसका भार लगभग कितना होता है? यहाँ पर कम दिया गया है, लेकिन आपको लगभग में मानना है, ठीक है। नवजात शिशु का भार होता है लगभग कितना? जो जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है, क्योंकि सबका ही अलग अलग होता है, लेकिन एक जो उसका एक औसत निकाला गया है, तो लगभग कितना होता है? तो 70 नंबर का आंसर क्या होगा? ए 6 पाउंड, बी 7 पाउंड, सी 8 पाउंड या फिर डी 9 पाउंड। कौन सा होगा? नवजात शिशु का भार जो उसका औसत एक निकाला गया है वो है 7 पाउंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 पाउंड जो है ये नवजात शिशु का भार होता है औसतन। जो जिस समय जन्म होता है शिशु का, उस समय जो है उसका भार औसतन कितना होता है? 7 पाउंड। नेक्स्ट 71 नंबर है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है या पुत्र पर अध्ययन किया है? या आप इसको पुत्र पर भी कह सकते हैं या पुत्र का अध्ययन किया है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया है? किसने किया है? पेस्टोलॉजी ने, वाटसन ने, स्टेनले हॉल ने या फिर जेम्स सल्ली ने। किसने किया है? ए है हमारा पेस्टोलॉजी, बी है वाटसन, सी है स्टेनले हॉल, डी है जेम्स सल्ली। तो किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया है? तो वो सही आंसर है ए, पेस्टोलॉजी ने किया है। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर मनोविज्ञान का अध्ययन किया है। किसने? पेस्टोलॉजी ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से विकास की अवस्था है गुणात्मक, संख्यात्मकता, देखिए गुणात्मक, संख्यात्मकता या निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया या फिर शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो निम्न में से विकास की अवस्था कौन सी है? गुणात्मक है, संख्यात्मक है या फिर निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया है या फिर शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है? निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया विकास, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि विकास तो निश्चित आयु तक थोड़ी चलता है, वो तो निरंतर चलता रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो निश्चित आयु तक चलता है, वो तो निरंतर चलता है। तो ये वाला ऐसे ही गलत हो गया। शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि सिर्फ शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक विकास नहीं है। विकास तो बहुत सारी चीज़ों में विकास होता है। तो ये 2 आपके ऐसे ही गलत हो गए। अब आप बताइए गुणात्मक है या संख्यात्मक? निम्न में से विकास की अवस्था कौन सी है, गुणात्मक या संख्यात्मक? तो आपका आंसर होगा ए, गुणात्मकता जो है ये विकास की अवस्था है। निम्न में से विकास की अवस्था क्या है? गुणात्मकता या गुणात्मक जो है ये विकास की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर या फिर दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं? 73 नंबर बताइए, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं? तो बालक का विकास किस ओर से किस ओर होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर या दोनों ओर से या कोई नहीं? तो इसमें होगा सिर से पैर की ओर, यानी हमारा ए ऑप्शन सही होगा, सिर से पैर की ओर। और यही विकास का जो है सही, आप खुद भी देखें तो यही सीधा क्रम भी है, सिर से पैर की ओर। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। जब शिशु जो है उसका अस्तित्व में आता है तो उसका सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। ये भी आप इसको जो है नोट कर लें कि ये क्वेश्चन भी अगर आपका आता है कि सबसे पहले जो बालक है या शिशु है उसका निर्माण किस अंग का होता है, सबसे पहले सिर का होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी अंग। तो सबसे पहले सिर का होता है, तो फिर विकास भी सिर से पैर की ओर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट
बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बालक में संस्कारों का प्रारंभ होता है विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से या खेल के मैदान से। कहाँ से होता है? यहाँ पर प्रारंभ की बात हो रही है, संस्कारों के प्रारंभ की बात हो रही है। तो बहुत ही सिंपल है, जब संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होगा बच्चे में? परिवार से होगा। विद्यालय में तो वो बाद में जाएगा, विद्यालय में तो वो 6 साल की उम्र पर जाएगा, लेकिन जो उससे पहले है वो 5 साल परिवार में रहा है, तो वहाँ से संस्कारों का प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? परिवार से होता है। तो इसका आंसर परिवार होगा। सिनेमा घर और खेल के मैदान तो नहीं है। विद्यालय भी, क्योंकि विद्यालय में बाद में जाएगा, तो परिवार में जो है उसका संस्कारों का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संबंध में गलत कथन है। मतलब 3 जो कथन है वो बिल्कुल सही है और एक कथन जो गलत है विकास के संबंध में, वो क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है विकास, या दिशा सिर से पैर की ओर, या वर्तुलाकार गति। तो कौन सा जो है कथन गलत है? क्योंकि इनमें 3 जो कथन है वो सही है और एक जो है वो गलत है। तो एक तो ये सही है, क्योंकि अभी आपने देखा विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो ये तो सही हो गया। विकास के संबंध में एक कथन सही हो गया, ये भी सही है। वर्तुलाकार गति ये सही है। अब बताइए कि इसमें से, इन दोनों में से कौन सा गलत है? विशिष्ट से सामान्य की ओर या सार्वभौमिक प्रक्रिया है विकास। तो इसमें से आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि ये गलत कथन है। ये गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये गलत कथन है, क्योंकि होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये उल्टा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर ये उल्टा है। विशिष्ट से सामान्य की ओर भी एक सिद्धांत है, लेकिन वो इसका नहीं है। तो विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? ये जो कथन है ये गलत है। विशिष्ट से सामान्य की ओर गलत है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा लिखा है। यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता तो ये कथन सही होता, लेकिन यहाँ पर ये कथन गलत है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए। ये एक कथन जो है वो विकास के संबंध में गलत है। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये गलत कथन है। यहाँ पर इसका ये सीधा क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो खेल के विकास में कौन सा, खेल के मैदान में जो विकास होता है वो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, या फिर उपर्युक्त सभी। तो खेल के मैदान में जो विकास होता है बच्चे का, देखो शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगर आप सामाजिक को नहीं भी सोच पा रहे हैं तब भी देखिए, आप शारीरिक विकास होता है खेल के मैदान में और मानसिक विकास भी होता है। तो ऑप्शन में जब उपर्युक्त सभी लिखा है, इसका क्या मतलब है? ये भी सही हो जाएगा। सामाजिक विकास भी होता है खेल के मैदान में, और आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि खेल के मैदान में सामाजिक विकास भी होता है बच्चे का। तो आपका उपर्युक्त सही वाला जो आंसर है ये सभी जो है उपर्युक्त सभी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट 79 नंबर, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, या शरीर तथा हृदय का विकास, या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। क्या होगा 79 नंबर का? क्या होगा? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसमें से तो तीनों ही ये गलत हैं ये वाले, क्योंकि शरीर तथा हड्डियों के विकास का क्या करना है मनोविज्ञान में, और शरीर तथा हृदय का विकास ये साइंस थोड़े है। आत्मा तथा मांसपेशियों का ये भी नहीं है। तो आपको कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास। ये जो विकास है ना, मन तथा शरीर का विकास, ये मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, मनोभौतिक एकता, मन तथा शरीर का विकास जो है ये मनोभौतिक एकता कहलाती है। यानी शरीर का विकास और मन का विकास साथ साथ लगभग चलता है। तो ये मन तथा शरीर का विकास जो है ये मनोभौतिक एकता कहलाती है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, या किशोरावस्था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शैशवावस्था कहलाती है। 2 से 5 वर्ष की आयु शैशवावस्था कहलाती है। चलिए नेक्स्ट
देखिए जैसा कि अभी एक क्वेश्चन विकास के संबंध में था सिर से पैर की ओर, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी देखिए आया है कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है, पैर का, सिर का, धड़ का या फिर सभी का। तो यहाँ पर आपका आंसर है सिर का, जो कि पहले बता चुके हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि पहले अभी बताया है जब विकास के संबंध में सिर से पैर की ओर जो विकास था वहाँ पर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले निर्माण किसका होता है, सिर का, इसलिए सिर से पैर की ओर विकास चलता है। नेक्स्ट, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। सबसे पहले जो एक वीडियो डाला था बाल विकास का उसमें बताया हुआ है शायद, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था में या फिर बाल्यावस्था में, किस में होता है। 82 नंबर का बताइए, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था में सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। मतलब जो बच्चा है उसका जो मस्तिष्क होता है, उसका दिमाग डेवलप सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है, किस अवस्था में वो सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखता है, किस अवस्था में उसका मस्तिष्क का विकास सबसे अधिक होता है, वो होता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में जो है वो सबसे अधिक जो है उसका मस्तिष्क विकसित होता है, सबसे ज़्यादा वो विकास करता है उसका मस्तिष्क और सिर शैशवावस्था में, क्योंकि जितनी चीज़ें वो शैशवावस्था में बच्चा सीख लेता है वो पूरा जीवन भर में उतनी तेज़ी से नहीं सीख पाता जितनी तेज़ी से वो शैशवावस्था में सीखता है। कोई भी बच्चा हो, आप ध्यान दीजिए, वो शैशवावस्था में जितनी चीज़ों को जितनी जल्दी सीखता है वो पूरे जीवन में इतनी जल्दी और इतनी बातों को इतने कम टाइम में नहीं सीख पाता है। तो शैशवावस्था में सबसे अधिक मस्तिष्क का विकास होता है और सबसे ज़्यादा मस्तिष्क पर जो क्या कहते हैं दबाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा कार्य भी कर, सबसे ज़्यादा गति करता है मस्तिष्क, सबसे ज़्यादा काम करता है कब, शैशवावस्था में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क जो है किसी भी बालक का, किसी भी मनुष्य का मस्तिष्क जो है सबसे अधिक काम किस उसमें करता है अवस्था में, तो वो शैशवावस्था में। इसीलिए बच्चों का सर जो है वो गर्म सा रहता है क्योंकि उस टाइम उनका मस्तिष्क जो उनका दिमाग बहुत तेज़ काम कर रहा होता है, इसलिए वो गर्म सा भी रहते हैं। कई कई बच्चों के सर जो है वो बहुत गर्म रहते हैं, तो शैशवावस्था इसका आंसर होगा। 83 नंबर है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। 83 नंबर है लास्ट, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। 206, 230, 270 या 320, कितनी होती हैं जन्म के समय शिशु में हड्डियां। तो नॉर्मल जो मनुष्य होता है उसमें कितनी होती हैं, 206। तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं बताइए आप लोग। ए 206, 230, 270 या फिर 320। जन्म के समय शिशु में हड्डियां होती हैं 270। कितनी होती हैं, 270 होती हैं। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी, 270 हड्डियां होती हैं जन्म के समय शिशु में। फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है कुछ 2 हड्डियां जो है वो मिलकर एक हो जाती हैं। इस तरह से जब वो बिल्कुल परिपक्व हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब उसमें कितनी होती हैं, 206 हड्डियां, जो कि मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं, लेकिन जन्म के समय होती हैं 270। तो 270 हड्डियां जो होती हैं वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या होता है, कुछ 2 हड्डियां जो हैं वो मिलकर एक हो जाती हैं, तो इसलिए वो 2 की 1 हो गई, इसलिए धीरे धीरे ऐसे कम होते होते 206 हड्डियां हो जाती हैं। और बचपन में कितनी होती है, मतलब जन्म के समय 270 होती हैं। तो जन्म के समय 270 हड्डियां शिशु में होती हैं, ध्यान रखिएगा इसको। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। आज के वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन को या फिर 20 या 21 क्वेश्चन को लिया है आज के वीडियो में। अब हमारे हो गए हैं 83 क्वेश्चन। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे 84 से स्टार्ट करेंगे हम। 300 कुल क्वेश्चन लाना है इस सीरीज़ में, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर जो है आप पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे वीडियो मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।